नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। दो दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे कमिश्नर राजेश बहुगुणा। कलेक्ट्रेट में ली अधिकारियों की बैठक, जिला पंचायत का किया निरीक्षण। जिले वासियों की वर्षों की मांग हुई पूरी। बालाघाट से इतवारे के बीच दौड़ेगी मेमो पैसेंजर। 22 फरवरी को ट्रेन का होगा विधिवत शुभारंभ। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के आरोप में 2 मजदूर गिरफ्तार। 3 आरोपी मौके से हुए फरार। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी में कार्यकारिणी को लेकर उपजा विवाद। 2 अलग अलग पक्षों ने घोषित की कार्यकारिणी। प्रशासन के द्वारा पुराने बस डिपो परिसर में दुकानों का आवंटन किए जाने से नाराज फुटकर व्यापारियों ने दुकान लेने से किया इनकार। और धान की राशि के लिए परेशान हो रहे अन्नदाता। जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में सैकड़ों किसान झेल रहे हैं मुसीबत। अब समाचार विस्तार से। नगर सहित ग्रामीण अंचलों में संचालित एसबीआई कियोस्क बैंक की व्यवस्थाओं को परखने के उद्देश्य से गुरुवार को एसबीआई बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक श्री दुबे ने विभिन्न कियोस्क में पहुंचकर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया और हितग्राहियों को होने वाली समस्याओं का निराकरण किया। मुख्य शाखा प्रबंधक श्री दुबे ने नगर के केसर प्लाजा कॉम्प्लेक्स स्थित एसबीआई कियोस्क बैंक पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को परखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संदर्भ में कियोस्क संचालक अजय उपाध्याय ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, प्रबंधक सर आए थे एसबीआई सर के, क्या चेक किया, कैसा निरीक्षण था उनका? सर, उनका हर महीने एक निरीक्षण होता है जिसमें वो विड्रॉल करते हैं और इसकी रिपोर्ट वहाँ पे भी भरते हैं ताकि कियोस्क का संचालन देखा जाए कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, रसीद दे रहे हैं कि नहीं, ग्राहकों को सही गाइडेंस कर रहे हैं कि नहीं। इस टाइम क्या सभी कियोस्क बैंक में उनका निरीक्षण रहता है? हाँ, एसबीआई की जितनी भी कियोस्क है सब में सर का निरीक्षण रहता है। मतलब सतत निगरानी पे है? जी, हर महीने एक बार निगरानी पे रहते हैं। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम अगर कियोस्क बैंक में आती है तो वो त्वरित निराकरण हो जाता है? हाँ सर, बिल्कुल सर के पास जाएंगे तो निराकरण तुरंत हो जाएगा। किसानों को अपनी धान की राशि का भुगतान पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सहकारी बैंकों में राशि को लेकर किसान सुबह से ही परेशान होते नजर आ रहे हैं, जिनके लिए इन बैंकों में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह किसान अपनी ही फसल की राशि के लिए भूखे प्यासे रहकर जद्दोजहद कर रहे हैं। नगर के हनुमान चौक स्थित सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में किसान परेशान होते नजर आए। अपनी समस्या के संबंध में किसानों ने बताया कि धान की राशि के लिए बैंकों में आकर सजा भुगत रहे हैं। राशि के भुगतान को लेकर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राशि न मिलने के कारण किसानों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं बैंक प्रबंधन के द्वारा बैंक शटर लगाए जाने पर किसानों ने नाराजगी जताई। मैं रहता हूँ तिवड़ी खुर्द। आपका नाम? रामचंद्र चौहान। कहाँ से आए आप? तिवड़ी खुर्द। अच्छा, बताइए कितने देर से परेशान हो रहे हैं आप? मैं तो 3 घंटे हो गया परेशान खड़ा हूँ। सजा है मेरे को, जो कि थाने में सजा दिया जाता है पुलिस, उस मुताबिक बाबू लोगों ने सजा दी है। यहाँ पे खड़े हो ना, फिर इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है। वो दुकान कहते हटाओ 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 हटाओ, तुम्हारी गाड़ी हटाओ, तुम्हारा डेरा हटाओ। अच्छा, पैसे मिले कि नहीं मिले? नहीं, 3 महीना हो गया धान दिया हूँ मैंने। तो क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं आप? मांग वो है हमारी, ये गड़बड़ सड़बड़ यहाँ बैंक नहीं होना। हर सोसाइटी जो है उसी पहले जो पैसे मिलते थे उसी आधार में हमको पैसे सोसाइटी मिलना, हमको परेशानी नहीं होगी। सोसाइटी में दिए तो वहीं पैसे। क्यों भूखे प्यासे आए हैं सवेरे के 8 बजे से? हमारे कौन माँ बाप है हमको खाना देगा? हमारी जेब में 5 रुपया नहीं, फिर भूखे प्यासे पड़े और 8 बजे 9 बजे रात तक यहाँ सेको, उसका ही फायदा नहीं मिलता। मैं भोजराज गए। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? यहाँ मैं एक किसान हूँ। यहाँ परेशानी है कि धान का भुगतान ही नहीं हो रहा है। लाइन से खड़े हो रहे हैं, शटर बंद कर रहे हैं। ये दुकान वाले बोल रहे हैं कि आप वहाँ से हट जाइए, और भुगतान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। तो प्रबंधक को आपने बताया क्या? प्रबंधक को बताया तो शटर बंद कर दिए सामने का। तो सुन नहीं रहे हैं क्या? सुन नहीं रहे हैं। तो पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेमेंट ही नहीं हो रहा है ना, तो पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। 1 सप्ताह से घूम रहे हैं पीछे। कहाँ से आए हैं? हम गड़दा से आए हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है गड़दा। तो कैसे करेंगे फिर, जैसे शटर बंद कर दिए, परेशानी भी हो रही है? परेशानी है तो कलेक्टर का घेराव, कलेक्टर पास जाएंगे, आवेदन करेंगे। नहीं होगा तो भूख हड़ताल बैठेंगे, घेराव करेंगे।
मैं जितेंद्र मौर्य, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। सर कैसे आना होता है आपको? यहाँ पर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ किसान की भारी भीड़ रहती है, उनको 3-3 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। 20-20 किलोमीटर दूर से हजारों संख्या में किसान यहाँ पर आ रहे हैं। कम से कम 100 गांव के लोग यहाँ पर हर्षपुर आते हैं। ये जो लचर व्यवस्था है, सरकार बदल गई मगर नियम कानून नहीं बदला है। मेरे किसान लोगों को धान दिए 3 महीना हो रहा है, किसी के यहाँ सगाई है, किसी को जेवर छुड़ाना है, किसी को बैंक में पैसे देना है, किसी को डॉक्टर में इलाज कराना है, सब भूखे मर रहे हैं किसान लोग। 3 महीने से उधारी दिया है, ऐसा कोई मार्केट में होता है? कल बैंक प्रबंधक जी का स्टेटमेंट आया था कि उनके द्वारा सभी किसानों के खाते में पैसे जमा कर दिए गए हैं। क्या जमा किए हैं कि नहीं किए? या नहीं दिया। अभी कई किसान आए यहाँ पे 3-3 महीने से उधारी धान दिया है। सरकार के लचर व्यवस्था हम विरोध करते हैं सरकार के, और माननीय कलेक्टर महोदय, कृषि मंत्री और कमलनाथ जी से मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं, ये किसानों ने सरकार को पलटाया है। अगर फिर किसानों को ध्यान नहीं दिया गया तो सरकार को पलटा देंगे पूरे। मेरे किसान, मेरे देश के किसान, अन्नदाता जो अन्न पकाते हैं और उधार दिए 3-3 महीने से। वन परिक्षेत्र दक्षिण सामान्य के अंतर्गत आने वाले जंगल में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले 2 मजदूर को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 मजदूर फरार हो गए। गिरफ्तार महिपाल के ग्राम पोलबत्तूर एवं राय सिंह टेकाम ग्राम कुकड़ा थाना परसवाड़े निवासी है। जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी को इन मजदूरों के द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका भोजन के तौर पर सेवन कर लिया गया था। वहीं इसकी सूचना वन अमले को मिली, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 3 मजदूर अर्जुन मरावी, जय हिंद एवं मन्नू फरार है। आरोपियों की निशानदेही पर मारे गए मोर की हड्डियां एवं पंख जब्त किए गए। केडी खोबरागढ़ परिक्षेत्र सहायक चरेगांव। सर ये जो आरोपी है जी, ये किस मामले में गिरफ्तार हुई है? ये मोर का शिकार करने में गिरफ्तार हुए हैं। सर कहाँ पर वो किए नहीं शिकार? ये टिकरिया और लौगुर की बाउंड्री है 1364 में। अच्छा, वहाँ पे इन्हें परसों के लिए शिकार किया था। कितने लोग थे? ये वैसे 5 लोग थे, 3 लोग भाग गए हैं, 2 को पकड़ के लाया। कौन सा परिक्षेत्र में आता है? जी, कौन सा परिक्षेत्र में? ये परिक्षेत्र चरेगांव दक्षिण लामता सामान्य परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, कैसे पता चला था? अब इनकी थोड़ी मुखबिरी की थी किसी ने, मुखबिरी के माध्यम से हम लोग क्या उनको पकड़ने में कामयाबी मिल गई। कुछ बरामद हुआ? हाँ, कुछ बरामद हुआ है। जले हुए क्या है, मोर के पंखे हैं और कुछ उसकी वो क्या है बोलते उसको, हड्डी है। ये सब खा गए थे क्या? हाँ, खा गए थे। हट्टा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खोड़सिवनी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला की रेलिंग से एक छात्र गिरने से घायल हो गया। घायल छात्र प्रांशु बड़पात्रे ग्राम खोड़सिवनी निवासी को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 21 फरवरी को प्रांशु अन्य बच्चों के साथ स्कूल में खेल रहा था। उसी दौरान रेलिंग से गिरने से वह घायल हो गया। सहायक प्राध्यापक रितेश गेडाम की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची और उन्हीं के वाहन से सहायक प्राध्यापक श्री गेडाम ने घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिलेवासियों और जनप्रतिनिधियों की पूर्व लंबित मांग को लेकर रेलवे विभाग ने जिले को बालाघाट इतवारी ट्रेन की सौगात दी है। इस मेमो पैसेंजर का शुभारंभ शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में किया जाएगा। इस ट्रेन को सांसद बोध सिंह भगत हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन इतवारी से प्रातः 10:35 पर रवाना होगी, जो दोपहर 3:05 पर बालाघाट पहुंचेगी। इस ट्रेन के आरंभ होने से जिलेवासियों में हर्ष व्याप्त है। इस संदर्भ में स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या समय रहेगा सर और किस तरह का कार्यक्रम होगा? देखिए, अभी जो 22/2/2019 से इतवारी से जो गोंदिया ट्रेन आती थी, जिसका गाड़ी क्रमांक 68714 पैसेंजर मेमू पैसेंजर थी, इसको बालाघाट तक एक्सटेंड किया गया है और ये गाड़ी बालाघाट 3:05 पर दोपहर बाद 3:05 पर पहुँचेगी और यहाँ से 3:15 पे इतवारी के लिए रवाना होगी। सर कौन कौन से अधिकारी कल आ रहे हैं वहाँ पे? रेलवे की तरफ से माननीय अपर मंडल रेल प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के आने का सूचना है और यहाँ से जो झंडी दिखाने का कार्यक्रम है, झंडी दिखाकर रवाना करने का जो कार्यक्रम है वो माननीय बोध सिंह भगत मनुष्य करेंगे, ऐसा ठीक है।
जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में प्रमुख तौर पर कलेक्टर दीपक आर्य, वन मंडल अधिकारी SK तिवारी, देवा प्रसाद सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर श्री बहुगुणा ने अधिकारियों से कहा कि वे शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करें और इसके लिए आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। वहीं श्री बहुगुणा ने फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि इस कार्य को तेजी के साथ किया जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि धान खरीदी केंद्रों से तेजी के साथ धान का उठाव किया जाए। सर मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। सर का पहला विजिट है इस जिले में। सर के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। लगातार सर का बड़ा सहयोग हम लोगों को धान वाले मामले में रहा। जब भी कोई समस्या आई सर ने सहयोग किया और सर के मार्गदर्शन में ये चीज़ें जो कि परेशानी हम लोग झेल रहे थे वो रिजॉल्व हो पाई। जल्दी से हो जाएगा। सर शिव गोविंद अपर कलेक्टर बालाघाट इस बैठक के पश्चात कमिश्नर श्री बहुगुणा ने जिला पंचायत कार्यालय बालाघाट का निरीक्षण कर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली और विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों का निरीक्षण किया। प्रदेश में काबिज कांग्रेस सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का साहसिक निर्णय लिया और उसे पूरा भी किया। इसी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वहीं कर्ज माफी की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर जारी है। आरोप लगाना भाजपा का काम है। भाजपा अपने गिरेबान में झांके फिर दूसरों पर आरोप लगाए। यह बात जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान ही नहीं सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आधा 700 रुपये कर दिया है और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया है जहां किसानों को सबसे सस्ती दर अर्थात 44 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल देना होगा। इसके फलस्वरूप 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे। कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों के हक में एक और प्रभावी कदम उठाया गया जिनके तहत ट्रांसफार्मरों के बदलने के लिए 20% बकाया राशि जमा करने की अपेक्षा 20% बकाया राशि जमा करने का नियम था, उसे 10% राशि का प्रावधान बना दिया गया। इस निर्णय के कारण 31 जनवरी 2018 को जहां 2559 ट्रांसफार्मर अपात्र ट्रांसफार्मर की श्रेणी में थे, वे 31 जनवरी 2019 को घटकर मात्र 578 रह गए हैं। इससे भी किसानों को जबरदस्त फायदा होगा। 2 तहसीलदारों पर की गई निलंबन की कार्रवाई से प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारियों में रोष व्याप्त है। इस कार्रवाई के विरोध स्वरूप राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर अर्जित अवकाश लेकर विरोध प्रकट किया जा रहा है। इसका असर जिले में भी काफी देखा गया। समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने सामूहिक रूप से अर्जित अवकाश लेकर विरोध जताया। अधिकारियों के अवकाश पर होने के कारण तहसीलों में कार्य काफी प्रभावित हुआ। लोगों को अपने कार्य कराने तहसील कार्यालयों में काफी परेशान होना पड़ा। सर आज से साहब वगैरह सामूहिक छुट्टी पे कितने दिन की छुट्टी पे? 7 दिन। क्या वजह से इन लोगों को छुट्टी लेना पड़ा? अब ये तो अधिकारी लोग बतलाएंगे, लेकिन छुट्टी में ये जिले के सभी तहसीलदार छुट्टी पे सभी हैं। तहसीलदार तो इकट्ठे अचानक सबकी छुट्टी लेना एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। सोचना भी मजबूर करता कि इकट्ठे पूरे तहसीलदार छुट्टी क्यों ले लिए। अब तो छुट्टी क्यों लिए वही बतलाएंगे। आवेदन में ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-3 तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया गया, उन्हीं के विरोध में आज छुट्टी लिया गया, ऐसी कुछ जानकारी लग रही थी। नहीं, ऐसी जानकारी तो अधिकारी लोग वही बतला पाएंगे क्यों है।
वहीं दूसरी ओर राजस्व अधिकारियों की बैठक गुरुवार को नगर के मिड टाउन होटल में हुई, जिनमें मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही राजस्व अधिकारी संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके संबंध में चर्चा करने पर राजस्व अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष राम बाबू देवांगन ने बताया कि निलंबित तहसीलदारों की बहाली की मांग को लेकर वे 20 फरवरी से 7 दिवसीय अर्जित अवकाश पर है। सकारात्मक परिणाम नहीं आने पर यह स्ट्राइक आगे भी होगी। आज जिला बालाघाट में जितने भी राजस्व अधिकारी हैं उनके एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी और जो प्रमुख मुद्दा है, कल से हम लोग 20 तारीख से अर्जित अवकाश पर हैं। जिस तरह से उज्जैन और भिंड में प्रशासनिक तौर पर बिना किसी कारण के हमारे जो तहसीलदार हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, तो उनको निलंबन से बाहर करने की एकमात्र मांग को लेकर हम सभी तहसीलदार अर्जित अवकाश पर हैं और हमारे जो संघ का प्रतिनिधिमंडल है वो भोपाल में भी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने जा रहे हैं। आज ही हमारे जिला कार्यकारिणी का भी गठन हुआ है, तो उसकी प्रथम बैठक भी आज हम लोगों ने रखी थी और जो स्थानीय मुद्दे हैं जिला स्तर पर, बहुत से जो तहसीलें नई बनी हैं वहाँ पर हमारे जो तहसीलदार पदस्थ हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके पास ऑपरेटर नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है और नेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। उन मुद्दों पर भी हमने चर्चा की है और ये जो मुद्दे हैं इनका एक ज्ञापन बनाकर हम कलेक्टर महोदय के नॉलेज में भी लाएंगे। इस बारे में हमने उनसे बात भी की है, तो उनका एक सकारात्मक रुख रहा है कलेक्टर महोदय का कि जिस तरह की भी कमियाँ हैं हमारे राजस्व अधिकारियों को उसको दूर करने का प्रयास करें। लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 21 फरवरी को प्रातः 11 बजे से देव नेत्रालय जबलपुर के सहयोग से एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रातः 9 बजे से क्षेत्रीय नेत्र रोगियों के द्वारा नेत्र की जाँच हेतु पंजीयन करवाया गया, जिसमें 210 नेत्र रोगियों का नेत्र चिकित्सक के द्वारा जाँच कर 110 मोतियाबिंद रोगियों को चिन्हित किया गया, जिसमें ऑपरेशन के लिए 87 रोगियों को चिन्हित कर देव नेत्रालय जबलपुर के लिए रवाना किया जाएगा। इधर देखो। क्या नाम है? किसी का है तुम्हारी? ये राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत ये 5वां शिविर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में आज लग रहा है और कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाम में यही नेत्र शिविर लगेगा। तो कहाँ से लोग पधारे आज की इसमें ब्लॉक के अंदर के सभी नेत्र पीड़ित लोग यहाँ आए हुए हैं और ब्लॉक के बाहर के भी लोग ऑपरेशन करवाने के लिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए। वाराणसी पुलिस ने एक चोरी का खुलासा करते हुए बालाघाट निवासी नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर मोटरसाइकिल सहित चोरी का अन्य सामान बरामद किया है। इसमें अभी गुरुवार और शुक्रवार के दरमियानी रात जो चोरी हुई थी तो उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त हुए और लगातार बढ़ती हुई चोरियों पे एक टीम गठित की गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार पताराशी की जा रही थी। उस दरमियान दिनांक 20/1/19 को रात्रि कस्बा भ्रमण के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो कपड़े दुकान में चोरी हुई है उसका संदेही फला है। प्राप्त सूचना पर जाके तस्दीक की गई तो अपचारी बालक से पूछताछ की गई, जिसने जुर्म स्वीकार किया और अपने साथी राहुल पालेवार निवासी गड्ढा मोहल्ला बालाघाट के साथ मिलकर चोरी करना। इसके अलावा वार्ड नंबर 4 से मोटरसाइकिल डिलक्स चोरी करना बताया और इसके पूर्व में भी एमपीबी में ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया था, तो उसको भी इस अपचारी बालक द्वारा स्वीकार किया गया है और कुल अभी वर्तमान में 3 चोरियों का अपचारी बालक अपने साथी मित्र राहुल पालेवाल
निवासी गड्ढा मोहल्ला बालाघाट के साथ मिलकर चोरी करना बताया। प्रशासन के द्वारा नगर के फुटकर व्यापारियों को पुराने बस डिपो परिसर में दुकान लगाने जगह दी जा रही थी, जिसे लेने से फुटकर व्यापारियों ने मना कर दिया है। जगह आवंटन की प्रक्रिया नगरपालिका प्रशासन द्वारा गुरुवार की शाम को एसडीएम कार्यालय के सभागार में सीएमओ गजानन नाफड़े के मौजूदगी में ड्रॉ सिस्टम से की जा रही थी। उस दौरान फुटकर व्यापारियों ने डिपो की जगह असहमति जताई, जिसके कारण दुकान आवंटन की प्रक्रिया नहीं हो पाई। गेट के बाजू से कुछ लोगों का पक्का जगह निकलनी वहाँ पे, हमको कच्चे करने दो वहाँ पे। ऐसा है कि व्यवस्थित मार्केट से छोटी छोटी दुकानें शासन व्यवस्था करेगी। आपको हम कलेक्टर साहब जगह दिखाएंगे शहर के अंदर में, आपको जो अच्छी लगी आपको व्यवस्थित करेंगे। कलेक्टर साहब ने कहा बोले, अब वो करेंगे, बस बताएंगे आपको, हमको तो इतना ही बोले आपको वहाँ जाना। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि जिस जगह पर उन्हें दुकान दी जा रही है वहां दुकानें नहीं चलेगी। ऐसी जगह पर दुकानें दे जहां उनका रोजगार चले और विवाद की स्थिति भी निर्मित न हो। इसको लेकर वे कलेक्टर से मिलकर अच्छी जगह दिए जाने की गुहार लगाएंगे। करीम खान। क्या करते करीम खान जी? मैकेनिक का काम करते हैं। यहाँ आज आप लोग आए थे एसडीएम कार्यालय, क्या था पूरा? सीएमओ साहब ने यहाँ बुलवाए थे, जगह जो दी जा रही थी हमारे को डिपो के पीछे बोले, तो ऐसा उनको बताए नहीं थे उन्होंने। यहाँ पे पता चला कि हमारे को ड्रॉ सिस्टम टाइप की वहाँ पे दी जा रही है जगह, लेकिन हमने पूर्व में अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे दिए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि आपको डिपो के अंदर अब जबरदस्ती नहीं बिठा लेंगे, हम कम से कम 3 जगह आपको दिखाएंगे, उसके बाद में बिठाला जाएगा वहाँ। नहीं तो अभी आप लोगों ने अपनी बात रखी, क्या कहा उनसे आपने की? नहीं, हमने यही कहा कि सर वहाँ जाने के लिए कोई भी इच्छुक नहीं है, हमारा रोजगार नहीं चलेगा, सुनसान रोड है, वो गली भी वहाँ पे बिल्कुल भी यानी रात में बैठ ही नहीं पाओगे 6-7 बजे तक के, चोरियाँ अलग होंगी वहाँ पे। तो क्या हुआ अभी? वो बोल रहे हैं ठीक है कलेक्टर साहब से बात करते हैं, एक बार फिर हम चर्चा करते। मेरा नाम मिर्जा अरसाद बेग है, वार्ड नंबर 10 राजा नगर। भाईजान क्या करते हैं आप? मेरी कपड़े की दुकान है और मैं बहुत विक्रेता का संघ का अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा ये बताया, जैसे जो जगह अलॉट की जा रही थी, क्यों पसंद नहीं है आपको जगह? मैंने इनसे सबसे चर्चा किया है, तो इनने मेरे को ये बताया, सब जितने भी मैकेनिक वाले हैं, जैसे फुटपाथ वाले, जितने कोई भी जगह अलॉट करी है वहाँ पे अपना डिपो के अंदर, तो उनका ये कहना है जैसे हमको रोड पे चलते फिरते कोई भी नया आदमी टकराता 10-20 रुपये हमारे पास आ जाते हैं, और वहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमको तो वो 10-20 रुपये की जगह में हमको आना नहीं है। और एक बार और इनका ये कहना है कि वो व्यवस्थित जगह नहीं है, जैसे और भी जगह नगर पालिका जैसे गुजरी बाजार अंदर में जो व्यवस्थित जगह जो करी है, मटन मार्केट है, ये मटन मार्केट बनाए हैं, वैसे ही हमको व्यवस्थित जगह करके दी जा पक्की, लाइफ में हमको कहीं से हटना ना पड़े। इनका ये कहना है कि हमको लाइफ में एक बार कहाँ जम गए हम, गैरेज वाले हो या कोई भी दुकान वाले हो, कि हमको लाइफ टाइम के लिए व्यवस्थित जगह होना। मेरा नाम मोहम्मद सईद खान, 2 व्हीलर मैकेनिक हो, मेरी वर्कशॉप है। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोगों की जो बैठक थी स्थगित कर दी गई है, हाँ। अब क्या सोचे आपने? देखिए हम लोग ये चाहते हैं, पहले भी अतिक्रमण के हमारे को कई बार नोटिस आए, और हम जहाँ पर बैठे हैं वो रोड के किनारे हम लोग अपना 10-20 रुपये 50 रुपये कमा कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और पहले भी अतिक्रमण के कई बार हमारे को नोटिस आए, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए, ज्ञापन के में हमने ये भी कहा है कि हमारे को हटाने के लिए हम तैयार है, मगर हमको एक व्यवस्थित मार्केट की जगह परमानेंट दी जाए। अभी कौन सी जगह चुनी है आप लोगों ने? देखिए अभी तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन के जरिए 2-3-4 जगह का नाम बताया है, मगर उन्होंने वहाँ पर एक्शन न लेते हुए आज हमारे को यहाँ पे पता चला कि जो पुराना बस डिपो है वहाँ पर आप लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, और ड्रा सिस्टम से विस्थापित कर रहे हैं, और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों को दोनों को एक जगह विस्थापित कर रहे हैं। तो हमारा कलेक्टर साहब से इस मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि हमको एक व्यवस्थित जगह जहाँ पे हम लोगों की रोजगार चले, वहाँ पर एक व्यवस्थित मार्केट बनाकर दी जाए। और हमारी एक मतलब ये भी है कि वहाँ पर 2 व्हीलर वाले और 4 व्हीलर वाले को अलग अलग दिया जाए। अब वहीं सीएमओ गजानन नाफड़े ने कहा कि डिपो की जगह लेने फुटकर व्यापारी इच्छुक नहीं है, जिसके कारण दुकानों का आवंटन नहीं हुआ। कलेक्टर से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों की बैठक ली जा रही थी, क्या था सर पूरा मामला? अभी जो अतिक्रमण का मुहिम चली थी उसमें जैसे कुछ मैकेनिक्स लोग वगैरह हैं उनको वहाँ से जैसे हटाने का ये था, तो उसमें कलेक्टर सर ने निर्देश दिए थे कि जो बस डिपो है वहाँ पर मुरूम वगैरह भर्ती करा के जगह की गई थी, और वहाँ पे इनको शिफ्ट करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। अभी क्या निर्णय हुआ सर यहाँ पर? अभी क्या हुआ कि अभी इनको सबको बुलाया था, बैठाया, और वो
सीट निकालने के लिए, ड्रा निकालने के लिए बैठे थे, लेकिन इनका कहना ये है कि वहाँ पर हम लोग जाने के लिए नहीं बताए हैं। हम लोगों को कलेक्टर सर ने और ऑप्शन दिया था, तो हमने कहा कि नहीं, अभी तो डिपो में, बस डिपो के लिए हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और बस डिपो में हमने 55 दुकानें, 59 दुकान जो है वो काटी है करके, वहाँ हम आप लोगों को शिफ्ट करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हम कलेक्टर सर से मिलेंगे और चर्चा करेंगे करके। वहाँ ये लोग जाने के लिए इच्छुक नहीं है, बता रहे हैं, तो अभी आवंटन की प्रक्रिया नहीं हो पाई। क्या कार्रवाई की जाएगी सर आपके द्वारा? भी नहीं, अभी आवंटन की प्रक्रिया के लिए आए थे, लेकिन वो प्रक्रिया फिर जब ये लोग तैयार नहीं हुए हैं और सीट नहीं निकाल पाई, इसलिए आवंटन की प्रक्रिया भी हो नहीं पाई। अभी आगामी कलेक्टर सर से चर्चा करके आगे कार्रवाई करेंगे। समाज सेवी संगठन कदम संस्था के पदाधिकारियों ने गुरुवार को 123वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप भरवेली पहुंचकर 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीद जवानों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि स्वरूप पौधारोपण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर सीआरपीएफ के तमाम अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है। गर्व महसूस होता है कि हम जिनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं उनको हमारे कार्यों की कदर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो हमारी सेना, हमारे फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्म फोर्सेस कभी भी उस मौके को हाथ से गंवाएंगे नहीं। कार्यक्रम आयोजित किया विगत 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जो आतंकवादी हमला किया गया था, तो उसी इसमें आज कदम संस्था बालाघाट के सभी कदम मित्रों के द्वारा सीआरपीएफ में के शहीद जवानों को यहाँ पे श्रद्धांजलि सीआरपीएफ कैंप भरवेली में दी गई। साथ ही उनकी शहादत की याद में रखते हुए यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया कि जिस प्रकार वो हमारे देश की रक्षा में अपना जीवन शहीद कर देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, और उनको याद रखने के लिए पेड़ों के माध्यम से हमने यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसमें सभी कदम संस्था के सभी सदस्य का सहयोग रहा, सीआरपीएफ के सभी अधिकारी और हमारे जवानों का सहयोग रहा। सभी को मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि जो देश में आतंकवादी हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे हुआ है, उन्हें किसी न किसी रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि वो अपनी जान पे खेलकर हमारे देश की और हमारी रक्षा करते हैं। वारासुनी रोड गर्रा टोल नाके के पास ऑटो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल में सवार भाई बहन घायल हो गए। दोनों घायल नीतू मडावी वार्ड नंबर 13 पूड़ी निवासी और उसके छोटे भाई सुजीत मडावी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको बताएं कि 22 फरवरी को नीतू अपने भाई सुजीत के साथ मोटरसाइकिल से चंदपुरी से बालाघाट लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा घटित हुआ। बालाघाट की प्रतिष्ठित संस्था बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा विगत 40 वर्षों से बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी विवादों के घेरे में है। सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी सदस्यों ने अपना अलग अलग ग्रुप बना लिया है और दोनों ग्रुप बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी बालाघाट का संचालन करने की बात कर रहे हैं। बाकायदा दोनों ग्रुपों ने अपनी अपनी बैठक कर अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है और दोनों ही ग्रुप प्रतिद्वंदी ग्रुप की कार्यकारिणी को अवैध बता रहे हैं।
दोनों ही ग्रुप ने एक दूसरे की कार्यकारिणी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर अपने आप को बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी बालाघाट की असली कार्यकारिणी बताते हुए सहायक पंजीयक जबलपुर, पुलिस प्रशासन आदि जगह शिकायत दर्ज कराई है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव गुप्ता ने बताया कि कुछ लोग समिति की नई कार्यकारिणी बनाए जाने की झूठी खबर प्रेषित कर रहे हैं, जबकि सोसाइटी की पुरानी कार्यकारिणी यथावत तौर पर कार्य का संचालन कर रही है। उन्होंने संस्था के विरुद्ध काम करने वाले को निकाले जाने की संकेत दी है। एजुकेशन सोसाइटी आज के पेपर में प्रकाशन हुआ है कि बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंध कार्यकारिणी का नया गठन हुआ है। ये गलत जानकारी है, जबकि सही जानकारी जो है बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी की आम सभा 11 मार्च 2018 को हुई थी और उसमें कमेटी ने नया कार्यकारिणी को निर्वाचित किया था, जिसका कार्यकाल 2021 तक के है। परसों के दिन अनावश्यक रूप से ऐसा पेपर में इस तरह की जो जानकारी दी गई गलत है और कमेटी में अध्यक्ष अभी मैं ही हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही सचिव का बदलाव हुआ है। कुछ लोगों के नाम इसमें से घटा दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, वो गलत है। पुरानी जो कार्यकारिणी जिसको हमने रजिस्ट्रार को भेजे हुए हैं और जो कार्यकारिणी काम कर रही है वो यथावत है, उसमें कोई पदाधिकारियों के उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और जो पेपर में जो जानकारी दी गई है वो गलत है। यानी ये यथावत जो पुरानी कार्यकारिणी पुरानी जो कार्यकारिणी है वो यथावत है। ठीक, उसमें एक सदस्य का निष्कासन हुआ था, वो भी अभी मतलब उसमें जांच कमेटी बैठी हुई है। बाकी इसमें से ये जो पदाधिकारी जो हैं वो वही हैं। अभी जो ये लीक हुई है जो जानकारी की नई कार्यकारिणी गठन हुआ है कुछ वो गलत मतलब कैसे हुई। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान समिति के सह सचिव वाहिद भाई ने समिति से 3 लोगों की सदस्यता निष्कासित किए जाने की जानकारी दी है। मैं बालाघाट इंग्लिश स्कूल का सह सचिव हूँ और आज यहाँ पे तत्काल मीटिंग हुई। तत्काल मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि ये इस तरीके की जो बर्बरता देखी गई स्कूल में, इससे आज कमेटी ने ये तय पाया गया कि जो आदमी ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको निष्कासित तत्काल प्रभाव से किया जाए। तो तिवारी जी को, रविंद्र कोठारी जी को और अरुण जायसवाल जी को, जिनके ऊपर पिछली कार्रवाई चल रही थी, तो आज कमेटी ने तत्काल प्रभाव से इनको कमेटी से निष्कासित कर दिया। सदस्यता से भी और कमेटी से भी निष्कासित कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान नई कार्यकारिणी के सचिव विजय कुमार तिवारी ने पुरानी कार्यकारिणी पर अनियमितता के कई आरोप लगाते हुए पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किए जाने एवं पूर्व में हुई अनियमितता की जांच कराए जाने की बात कही है। कार्यकारिणी की मीटिंग में विश्वजीत मंडल के विरुद्ध निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी सदस्यों द्वारा उनको निष्कासित किया गया। उनका एक कारण ये था कि वो सभी पूरी कमेटी को चोर बोल रहे थे। दूसरी बात ये बोल रहे थे कि जितने हम विजय तिवारी को बोले कि जितने आप निकालते जाओ एक एक आदमी का 2-2 लाख रुपए दूंगा। इस पॉइंट के ऊपर 26/10 की मीटिंग हुई और इस ग्राउंड के ऊपर उनको निष्कासित किया गया। इसके पूर्व भी 2/10 को उनने हमारे अध्यक्ष पूरा भूतपूर्व अध्यक्ष बलदेव गुप्ता के साथ बड़ी गांधी जयंती के दिन बेमर्यादा पूर्वक बहुत झगड़ा किए। उसका भी एक इंक्वायरी हुई, वो जांच हमको यासीन भाई को मिली। उसमें बाद में गुप्ता जी ने बोला कि इनने हमसे माफ़ीनामा मांग लिया है, आप एक उसके पेपर आप चाहो तो हम अभी पूरे आपको पेपर दिखा सकते हैं। इसीलिए उसमें ये अंतिम निर्णय लिया गया कि भविष्य में यदि विश्वजीत मंडल द्वारा किसी प्रकार की बेअदबी की जाती है तो बगैर जांच कमेटी बनाए इनको सीधे निष्कासित किया जाएगा। और उसकी पूरी सूचना हमने पास सहायक पंजीयक संस्थाएं जबलपुर को दे दी। वहाँ से आने के बाद फिर कल हम चार्ज लेने गए, हमको चार्ज नहीं दिया गया। हमने अकाउंटेंट को ये पूरी कॉपी और अकाउंटेंट को लिख के दिया, उससे दस्तखत कराए, प्रिंसिपल को लिख के दिया कि आप प्रेसिडेंट। कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाला आस्ताना वारिस टेकरी लिंगा में वार्षिक उर्स मुबारक का आगाज हो गया है। पहले दिन निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार ईद ए मिलादुन्नबी हुई, जिसमें हुजूर की शान में उम्दा तरीन नाते कलाम पेश किए गए।
20 फरवरी को वारिस टेकरी से संदल शरीफ निकाला गया, जो स्थानीय हजरत हक्कू शाह बाबा की दरगाह पहुंचा, जहां चादर पेश की गई और अमनो अमान के लिए दुआएं की गई। यह संदल वारिस टेकरी के सरपरस्त एहराम पोश हजरत आजाद शाह वारसी की अगुवाई में निकाला गया। आइए देखते हैं संदल का नज़ारा और क्या कहते हैं हजरत आजाद शाह वारसी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये वारिस पाक उर्स वारिस टेकरी लोहारा तानावासी में चल रहा है। तो हर साल हम लोग 20 फरवरी को वारिस पे आके संदल हक्कू बाबा के दरबार में लेके आते हैं और इनका करम इनका दुआ लेते हैं और उम्मीद है कि सिलसिला क़यामत तक और इस संदल के माध्यम से संदल के निस्बत से बालाघाट वासियों के लिए दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि यहाँ के लोग खुशहाल रहे, बालाघाट हमेशा रहमत की बारिश हो और वारिस पर खास इनायत हो, दया हो इस बालाघाट वालों पर, ये शहर हमेशा आबाद रहे, यहाँ के लोग आबाद रहे। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। 2 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे कमिश्नर राजेश बहुगुणा। कलेक्ट्रेट में ली अधिकारियों की बैठक, जिला पंचायत का किया निरीक्षण। जिले वासियों की वर्षों की मांग हुई पूरी, बालाघाट से इतवारे के बीच दौड़ेगी मेमो पैसेंजर। 22 फरवरी को ट्रेन का होगा विधिवत शुभारंभ। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के आरोप में 2 मजदूर गिरफ्तार, 3 आरोपी मौके से हुए फरार। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी में कार्यकारिणी को लेकर उपजा विवाद, 2 अलग अलग पक्षों ने घोषित की कार्यकारिणी। प्रशासन के द्वारा पुराने बस डिपो परिसर में दुकानों का आवंटन किए जाने से नाराज फुटकर व्यापारियों ने दुकान लेने से किया इनकार। और धान की राशि के लिए परेशान हो रहे अन्नदाता, जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में सैकड़ों किसान झेल रहे हैं मुसीबत।
तो पद्मेश 24/7 के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।